नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि ये जो सरकार का बजट आता है जिसमें इतने सारे आंकड़े और मुश्किल शब्द होते हैं, वो असल में हम सबकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर कैसे डालता है? बिल्कुल। और एक मजेदार फैक्ट पता है कि भारत का बजट सबसे ज्यादा बार किसने पेश किया? हाँ, ये मोरारजी देसाई वाला फैक्ट काफी दिलचस्प है। 10 बार। हाँ, पूरे 10 बार। और आज हम इन्हीं सब चीजों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ इकोनॉमिक्स के नोट्स और जानकारी है जिसके आधार पर हम भारतीय बजट की जो बेसिक बातें हैं, सरकार की कमाई और खर्च मतलब राजस्व और व्यय, और अपना जो टैक्स सिस्टम है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और कोशिश यही रहेगी कि ये जो भारी भरकम आर्थिक शब्द है ना, इनको थोड़ा आसान बनाए। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। सही कहा। क्योंकि इसी से तो देश की दिशा तय होती है ना। और साथ में कुछ पुरानी मजेदार बातें और आजकल जो जीएसटी और एफआरबीएम जैसे फ्रेमवर्क चल रहे हैं, उन पर भी थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये बजट आखिर होता क्या है, बिल्कुल आसान शब्दों में। देखिए, बहुत ही सरल भाषा में कहें तो ये एक तय समय के लिए, जैसे आमतौर पर 1 साल के लिए, सरकार की जो अनुमानित आमदनी है यानी राजस्व, अच्छा, और जो उसके अनुमानित खर्चे हैं यानी व्यय, उसका एक पूरा हिसाब किताब है। एक तरह का फाइनेंशियल प्लान हुआ सरकार का। हाँ बिल्कुल, कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, इसका पूरा ब्यौरा। और इसका जिक्र तो हमारे संविधान में भी है ना, आर्टिकल 112 में। जी हाँ बिल्कुल, संविधान के अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संसद के सामने अपनी अनुमानित कमाई और खर्च का पूरा लेखा जोखा रखे। ओके, और ये संसद में रखवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है कि वो इसे संसद के दोनों सदनों में रखवाएं। लेकिन इसको तैयार करने का जो असल काम है वो वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। और पेश कौन करता है, ये तो हम सब जानते हैं, वित्त मंत्री। जी बिल्कुल, फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा, इतिहास की बात करें तो पहले वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया था वो आर.के. शनमुखम चिट्टी थे। हाँ, ये फैक्ट है। और जैसा हमने शुरू में बात की, मोरारजी देसाई जी ने रिकॉर्ड 10 बार पेश किया। और हाल के सालों में देखें तो निर्मला सीतारमण जी स्थायी वित्त मंत्री के तौर पर लगातार सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली मंत्री बन गई हैं। उन्होंने भी 8 बार पेश किया है। अच्छा, 8 बार? ये भी एक रिकॉर्ड है लगातार पेश करने का। हाँ, ये एक तरह से निरंतरता दिखाता है वित्त मंत्रालय में। वैसे पहली महिला वित्त मंत्री हालांकि अस्थायी तौर पर थी, वो इंदिरा गांधी थी। हाँ, ये भी एक जरूरी फैक्ट है। और एक और चीज जो पिछले कुछ सालों में काफी अहम हो गई है, जेंडर सेंसिटिव बजट। इसकी शुरुआत 2005-06 में हुई थी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि बजट बनाते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि जो सरकारी योजनाएं हैं या जो खर्चे हैं उनका महिलाओं और पुरुषों पर क्या अलग-अलग असर पड़ेगा। अच्छा। और कोशिश ये की जाए कि उससे लैंगिक समानता को, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा मिले। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि एक सामाजिक नजरिए से भी बजट को देखना है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लगता है। अच्छा, पहले एक और चीज होती थी, रेल बजट और आम बजट अलग अलग आते थे, लेकिन 2016 में इनको मिला दिया गया। ये क्यों हुआ? हाँ, ये विवेक देबरॉय समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसके पीछे सोच ये थी कि भाई रेलवे भी तो सरकार का ही एक बड़ा विभाग है, तो उसके फाइनेंस को अलग से क्यों देखा जाए। उसे सरकार के पूरे फाइनेंस के हिस्से के तौर पर देखना ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा एफिशिएंट है। और मजे की बात यह है कि इनको अलग 1921 में किया गया था, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर। ओह, तो करीब 95 साल बाद ये फिर से एक हो गए। हाँ, लगभग। ओके, तो अब आते हैं बजट के मुख्य कामों पर। हमारे नोट्स में 3 कामों का जिक्र है: संसाधनों का आवंटन, आय का पुनर्वितरण और आर्थिक स्थिरीकरण। इनको थोड़ा खोलकर समझाएंगे? जरूर। देखिए, आवंटन मतलब एलोकेशन फंक्शन, ये तय करना कि पैसा किस किस चीज में लगेगा। सड़कें बनेंगी, स्कूल बनेंगे, डिफेंस पर खर्च होगा, कहाँ कितना जाएगा। ठीक है। दूसरा, पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब जैसे अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाया और उस पैसे से गरीबों के लिए योजनाएं चलाईं, ताकि आय की जो असमानता है वो थोड़ी कम हो सके। मतलब इनकम गैप कम करना। हाँ, और तीसरा है आर्थिक स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, मतलब ये देखना कि अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना आए, महंगाई काबू में रहे, ग्रोथ रेट ठीक ठाक चलती रहे। इन सब के लिए बजट में उपाय करना।
तो बजट इन तीनों कामों को साधने का एक टूल है सरकार के लिए। बिल्कुल सही। अब बजट के अंदर क्या क्या होता है? नोट्स में 2 हिस्सों की बात है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। हाँ, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। हाँ, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे घर का बजट होता है ना। तो राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट, आपकी रोज की कमाई जैसे सैलरी और रोज के खर्चे जैसे किराना, बिजली का बिल, वैसा है। इसमें सरकार की नियमित आमदनी, रेवेन्यू रिसीट्स, और नियमित खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। अच्छा, डे टू डे वाले। हाँ। और पूंजीगत बजट, कैपिटल बजट? हाँ, से आपने घर खरीदा या बेचा या कोई बड़ा लोन लिया या चुकाया, इसमें सरकार की वो आमदनी, कैपिटल रिसीट्स, और वो खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर आते हैं जिनसे सरकार की संपत्ति, एसेट्स, या उसकी देनदारी, लायबिलिटीज में कोई बदलाव आता है। ओके, संपत्ति और देनदारी, इनको थोड़ा और साफ कर दें प्लीज, आम भाषा में। जरूर। संपत्ति यानी एसेट वो कोई भी चीज है जिसका कोई आर्थिक मूल्य है और वो आपके पास है, जैसे सोना, जमीन जायदाद, या मान लीजिए सरकार की किसी कंपनी में हिस्सेदारी, ये सब संपत्ति है। ठीक है। और देनदारी, लायबिलिटी, वो है जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, जो आपको चुकाना है, जैसे कोई कर्ज, कोई लोन। समझ गई। तो अब सरकार की आमदनी यानी प्राप्तियों पर आते हैं। पहले राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसीट्स, इनकी क्या खासियत है? इनकी सबसे बड़ी खासियत जो याद रखनी है वो ये है कि इनसे न तो सरकार की कोई संपत्ति कम होती है और न ही कोई देनदारी बढ़ती है। अच्छा। ये एक तरह से सरकार की वो कमाई है जिसे उसे वापस नहीं करना होता। ये नॉन रिडीमेबल होती हैं। ओके। और इसके सोर्स क्या है? इसके 2 मुख्य सोर्स हैं। पहला, टैक्स राजस्व, यानी जो भी पैसा टैक्स से आता है, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह। और दूसरा है गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व, इसमें क्या आता है? टैक्स के अलावा और कहां से कमाती है सरकार? इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे जो सरकारी कंपनियां हैं, पीएसयूज, उनका जो मुनाफा होता है। सरकार ने अगर किसी को लोन दिया है तो उस पर जो ब्याज मिलता है। अच्छा। रिजर्व बैंक से सरकार को डिविडेंड मिलता है, या मान लीजिए स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, उससे जो पैसा आया। या फिर छोटी मोटी चीजें जैसे फीस, ट्रैफिक चालान के जुर्माने, ये सब सरकार की आमदनी है, पर ये टैक्स नहीं है। ओके, क्लियर है। अब आते हैं पूंजीगत प्राप्तियों पर, कैपिटल रिसीट्स पर। ये राजस्व प्राप्तियों से अलग कैसे हैं? जैसा हमने पहले कहा, पूंजीगत प्राप्तियां वो होती हैं जिनसे या तो सरकार की कोई संपत्ति कम हो जाती है या फिर उसकी देनदारी बढ़ जाती है। उदाहरण? संपत्ति कम होने वाला सबसे आम उदाहरण है विनिवेश, यानी डिसइन्वेस्टमेंट। जब सरकार किसी सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच देती है तो उसकी संपत्ति, हिस्सेदारी कम हो गई, लेकिन उसके पास पैसा आ गया। ये पूंजीगत प्राप्ति है। ठीक है। और देनदारी बढ़ने वाला उदाहरण? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उधार लेना, बोरोइंग। जब सरकार बाजार से या रिजर्व बैंक से या विदेशों से कर्ज लेती है तो पैसा तो आता है सरकार के पास, लेकिन साथ ही साथ उसकी देनदारी भी बढ़ जाती है। ये भी पूंजीगत प्राप्ति है। अच्छा, तो कर्ज लेना भी सरकार की प्राप्ति है, लेकिन ये पूंजीगत प्राप्ति है। हाँ, क्योंकि इससे देनदारी बढ़ रही है। ये प्राप्तियां अक्सर बड़ी रकम की होती हैं, लेकिन ये रोजमर्रा की नहीं होती, कम होती हैं। ये उधार वाली बात जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी। लगता है ये आगे घाटों को समझने में काम आएगी। बिल्कुल। वो खर्चे हैं जिनसे ना तो सरकार की कोई नई संपत्ति बनती है और न ही कोई पुरानी देनदारी कम होती है। अच्छा, ये प्राप्तियों का उल्टा हुआ। हाँ, एक तरह से ये सरकार को चलाने के रोजमर्रा के जरूरी खर्चे हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन देना, सब्सिडी देना, जैसे गैस सिलेंडर पर या खाद पर सब्सिडी मिलती है, सरकार ने जो पुराने कर्ज लिए हुए हैं उनका ब्याज चुकाना, इंटरेस्ट पेमेंट, और जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे सड़कें, सरकारी इमारतें, उनकी मरम्मत, रखरखाव करना, ये सब राजस्व व्यय है। और हमारे नोट्स ये भी बताते हैं कि राजस्व व्यय ही सरकार के कुल खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। बिल्कुल सही। मतलब सरकार का ज्यादातर पैसा इन्हीं डे टू डे कामों में या पुरानी देनदारियों के ब्याज में जाता है। तो फिर पूंजीगत व्यय क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्च है जिससे या तो सरकार की कोई संपत्ति बनती है, एसेट क्रिएशन, जैसे नई सड़कें बनाना, नए पुल बनाना, स्कूल, अस्पताल खड़े करना, कोई नया पावर प्लांट लगाना। ये सब करने से देश की संपत्ति बढ़ती है। ओके। और दूसरा? या फिर इससे सरकार की देनदारी कम होती है, लायबिलिटी रिडक्शन। जैसे सरकार ने कोई पुराना कर्ज लिया हुआ था, उसे वापस चुका दिया तो देनदारी कम हो गई। तो ये भविष्य के लिए निवेश जैसा हुआ? हाँ, बिल्कुल।
इसीलिए अक्सर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सरकार को पूंजीगत व्यय पर ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। हालांकि राजस्व व्यय भी जरूरी हैं, जैसे पेंशन या सब्सिडी। ये सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। हमारे स्रोत में सरकारी खर्चों का एक क्रम भी दिया है महत्व के हिसाब से। सबसे ज्यादा खर्च ब्याज चुकाने पर, फिर केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर, फिर सब्सिडी और फिर पेंशन। ये ब्याज भुगतान सबसे ऊपर क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि सरकार सालों से अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लगातार उधार लेती आई है, जैसा हमने पूंजीगत प्राप्तियों में देखा था। हाँ, वो बोरिंग वाला पॉइंट। हाँ, तो वो जो इतना सारा पुराना कर्ज जमा हो गया है, उसका ब्याज चुकाना ही अब एक बहुत बड़ा और अनिवार्य खर्च बन गया है। ये हमें सीधे सीधे राजकोषीय घाटे की तरफ ले जाता है, जिस पर हम अभी आगे बात करेंगे। बिल्कुल, ये कनेक्शन समझना जरूरी है। चलिए अब भारत के टैक्स सिस्टम पर आते हैं। दो मुख्य तरह के टैक्स हैं, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ। पहले प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, वो है जिसका बोझ आप किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब जिस व्यक्ति या कंपनी पर ये टैक्स लगाया गया है, उसी को इसे सीधे सरकार को जमा कराना होता है। जैसे मेरा इनकम टैक्स, मैं ये किसी और से नहीं वसूल सकती। बिल्कुल सही। इनकम टैक्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाला कॉर्पोरेट टैक्स भी प्रत्यक्ष कर है। पहले संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स, उपहार कर, गिफ्ट टैक्स भी होते थे, वो भी इसी श्रेणी में थे। और इनकी एक प्रकृति बताई गई है, ये प्रगतिशील होते हैं। इसका क्या मतलब है? प्रगतिशील का मतलब है कि जिसकी आय या संपत्ति ज्यादा होती है, उस पर टैक्स की दर यानी रेट भी ज्यादा होती है। जैसे भारत में इनकम टैक्स के स्लैब है ना। हाँ। कम कमाने वालों पर कम रेट या कोई टैक्स नहीं। और जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है, टैक्स का प्रतिशत भी बढ़ता जाता है। इसका मकसद ये होता है कि टैक्स का बोझ थोड़ा न्यायपूर्ण तरीके से बंटे और आय की असमानता कुछ हद तक कम हो। स्रोत में एक और थोड़ी टेक्निकल बात है कि प्रत्यक्ष कर में सीमांत कर दर, मार्जिनल टैक्स रेट, औसत कर दर, एवरेज टैक्स रेट से ज्यादा होती है। ये क्या है? हाँ, ये प्रोग्रेसिव सिस्टम का ही नतीजा है। मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ी और आप ऊंचे टैक्स स्लैब में आ गए, तो जो आपकी अतिरिक्त इनकम हुई, उस पर जो टैक्स रेट लगेगा वो है सीमांतर। वो आपकी पूरी इनकम पर लगने वाले औसत टैक्स रेट से ज्यादा होगा। अच्छा, ओके। अब आते हैं अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स पर। ये वो टैक्स हैं जिनका बोझ आगे बढ़ाया जा सकता है, मतलब शिफ्ट किया जा सकता है। लगता किसी और पर है, जैसे किसी दुकानदार या कंपनी पर, लेकिन वो उसे आगे ग्राहक से वसूल लेते हैं। जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं, उस पर जीएसटी देते हैं। वो दुकानदार अपनी जेब से नहीं देता, हमसे लेता है। बिल्कुल। जीएसटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आजकल। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, मूवी टिकट लेते हैं, सब पर जीएसटी लगता है, जो आप भरते हैं। और इनकी प्रकृति अक्सर प्रतिगामी या आनुपातिक कही जाती है। क्यों? प्रतिगामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अमीर हो या गरीब, सब पर एक ही रेट से लगता है। आप सोचिए, एक माचिस की डिब्बी पर लगने वाला टैक्स एक बहुत अमीर आदमी की इनकम का लगभग कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बहुत गरीब आदमी की इनकम का वो एक हिस्सा है। हाँ, ये बात तो है। तो उसका असर गरीब पर ज्यादा महसूस होता है। आनुपातिक का मतलब भी यही है कि रेट सबके लिए एक जैसा है, इनकम के अनुपात में नहीं बदलता। इसलिए कहते हैं कि अप्रत्यक्ष करों का बोझ गरीबों पर सापेक्ष रूप से ज्यादा पड़ता है। जीएसटी के अलावा और कौन से मुख्य अप्रत्यक्ष कर हैं अभी? देखिए, जीएसटी ने ज्यादातर पुराने अप्रत्यक्ष करों को अपने में समा लिया है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी बाहर हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, विमान टरबाइन ईंधन, एटीएफ, शराब। इन पर अभी भी केंद्र और राज्य सरकारें उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी और वैट लगाती हैं। और विदेशों से आने वाले सामान पर सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी लगता है, वो भी अप्रत्यक्ष कर है। हमारे स्रोत बताते हैं कि सरकार की टैक्स से जो कुल कमाई होती है, उसका क्रम कुछ इस तरह है। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स से, फिर जीएसटी से, फिर कॉर्पोरेट टैक्स, उसके बाद सीमा शुल्क और फिर उत्पाद शुल्क। ये क्रम क्या दिखाता है? हाँ, ये क्रम काफी कुछ बताता है। जैसे इनकम टैक्स का नंबर 1 पर होना दिखाता है कि सरकार की कमाई में व्यक्तिगत आयकर दाताओं का योगदान कितना ज्यादा है। जीएसटी का दूसरे नंबर पर आना दिखाता है कि ये वन नेशन वन टैक्स वाला सुधार कितना बड़ा रहा है और देश में खपत, कंजम्पशन पर आधारित टैक्स कितना महत्वपूर्ण हो गया है। और कॉर्पोरेट टैक्स तीसरे पर। ये कंपनियों के मुनाफे और ओवरऑल इकोनॉमी की सेहत का भी एक इंडिकेटर है। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अब थोड़े पीछे हैं,
खासकर जीएसटी आने के बाद। स्रोत में कागजी कर, पेपर टैक्स का भी जिक्र है, जैसे संपत्ति कर या उपहार कर, जो अब ज्यादातर हट गए हैं। इनसे कलेक्शन कम क्यों था? इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद इनको लागू करना, संपत्ति का सही मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल और जटिल था। टैक्स चोरी की गुंजाइश भी ज्यादा रही होगी। इसलिए भले ही कागज पर ये टैक्स थे, पर असल में इनसे सरकार को उतनी कमाई नहीं हो पाती थी। चलिए अब एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर आते हैं, लाफा वक्र, लाफा कर्व। ये क्या चीज है? ये बड़ा ही रोचक, हालांकि सैद्धांतिक विचार है। इसे आर्थर लाफर नाम के अर्थशास्त्री ने लोकप्रिय बनाया था। ये टैक्स की दर, टैक्स रेट, और सरकार को उससे मिलने वाले कुल टैक्स राजस्व, टैक्स रेवेन्यू के बीच एक रिश्ते को दिखाता है। कैसा रिश्ता? इसे अक्सर एक घंटी के आकार के वक्र, मतलब बेल शेप कर्व से दर्शाया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर टैक्स रेट 0 है तो जाहिर है सरकार को कोई राजस्व नहीं मिलेगा। हाँ। जैसे जैसे सरकार टैक्स रेट बढ़ाती है, राजस्व भी बढ़ता जाता है। लेकिन लाफर का कहना था कि एक पॉइंट ऐसा आता है जिसे वक्र का पीक या शिखर कह सकते हैं। उसके बाद अगर टैक्स रेट और ज्यादा बढ़ाई जाए तो कुल टैक्स राजस्व बढ़ने की बजाय घटने लगता है। घटने लगता है? क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा टैक्स रेट होने पर लोग टैक्स बचाने के लिए ज्यादा तिगड़म करने लगते हैं, या फिर काम करने या निवेश करने से हतोत्साहित हो सकते हैं। सोचते हैं कि भाई ज्यादा कमाने का क्या फायदा, ज्यादातर तो टैक्स में ही चला जाएगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो सकती है, जिससे टैक्स कलेक्शन भी कम हो जाता है। मतलब हमेशा टैक्स रेट बढ़ाने से सरकार की कमाई बढ़े, ये जरूरी नहीं? लाफर वक्र के अनुसार तो नहीं। एक इष्टतम ऑप्टिमल टैक्स रेट होता है जहां सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। उससे ज्यादा या उससे कम रेट पर राजस्व कम होगा। हालांकि ये इष्टतम रेट क्या है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, और ये हर अर्थव्यवस्था के लिए अलग अलग होता है। वाकई दिलचस्प। ये तो टैक्स पॉलिसी बनाने वालों के लिए सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अब आते हैं बजट के घाटों, डेफिसिट्स और राजकोषीय प्रबंधन, फिस्कल मैनेजमेंट पर। घाटा क्या होता है? ये तो खैर नाम से ही पता चल रहा है। हाँ, बहुत सीधा है। जब सरकार का कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर, उसकी कुल आमदनी, टोटल रिसीट्स से ज्यादा हो जाए तो उसे घाटा कहते हैं। और अगर आमदनी ज्यादा हो खर्च से तो उसे अधिशेष कहते हैं। और अगर दोनों बराबर हों तो वो संतुलित बजट, बैलेंस बजट कहलाता है। एक अंतरिम बजट भी होता है, उसका भी जिक्र है। हाँ, वो अक्सर तब पेश किया जाता है जब देश में आम चुनाव होने वाले हों, क्योंकि पता नहीं होता कि अगली सरकार किसकी बनेगी। तो मौजूदा सरकार पूरे साल का बजट पेश करने की बजाय सिर्फ कुछ महीनों के जरूरी खर्चों के लिए संसद से मंजूरी ले लेती है। इसे वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो घाटे हैं, इनके अलग अलग प्रकार हैं। स्रोत में कुछ सूत्र दिए हैं। पहला है बजटीय घाटा, बजटरी डेफिसिट। इसका सूत्र दिया है कुल व्यय कुल प्राप्तियां = 0। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? 0? हाँ, ये स्रोत में इसी तरह से लिखा हुआ है। देखिए, आमतौर पर बजटीय घाटा कुल खर्च और कुल प्राप्तियों के अंतर को ही कहा जाता है। स्रोत में इसे 0 लिखने का शायद ये मतलब हो कि सैद्धांतिक रूप से सरकार को अपनी प्राप्तियों के अंदर ही खर्च करना चाहिए, या ये किसी पुरानी परिभाषा का जिक्र हो सकता है जिसे अब फॉलो नहीं किया जाता। हमें बस ये ध्यान रखना है कि स्रोत इसे 0 बताता है, जबकि व्यवहार में ये अंतर होता है। ओके। अगला और जो ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है वो है राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। सूत्र है राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां। इसका क्या मतलब है और ये क्यों चिंता की बात हो सकती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक है। याद कीजिए, राजस्व व्यय क्या थे? रोजमर्रा के खर्चे, तनख्वाह, पेंशन, ब्याज, सब्सिडी। और राजस्व प्राप्तियां थीं रोज की कमाई, जैसे टैक्स और गैर टैक्स रेवेन्यू। अगर राजस्व घाटा है, यानी रेवेन्यू डेफिसिट है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार अपनी रोज की कमाई से अपने रोज के अनिवार्य खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही है। ओह, मतलब डे टू डे के खर्चों के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये एक अच्छी वित्तीय स्थिति का संकेत नहीं माना जाता। ठीक है। फिर आता है वो शब्द जो हम सबसे ज्यादा सुनते हैं, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। इसका सूत्र दिया है कुल व्यय कुल प्राप्तियां उधार वाली पूंजीगत प्राप्तियां, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कुल व्यय राजस्व प्राप्ति प्लस बिना उधार वाली पूंजीगत प्राप्ति। ये क्या है? बिल्कुल, राजकोषीय घाटा शायद सबसे महत्वपूर्ण घाटा है जिसे ट्रैक किया जाता है। ये सीधे सीधे ये बताता है कि सरकार को अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए उस एक साल में कुल कितना उधार, बोरोइंग लेना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सीधी उधार की जरूरत बताता है। हाँ।
याद है हमने पूंजीगत प्राप्तियों में उधार की बात की थी। राजकोषीय घाटा मूल रूप से सरकार की उस साल की कुल उधारी की जरूरत, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट को दिखाता है। इसे अक्सर जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बताया जाता है, जैसे फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4% है या 5% है। तो जब हम न्यूज में सुनते हैं कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट इतना है, उसका मतलब सरकार अपनी उधारी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल। ये दिखाता है कि सरकार अपनी आमदनी से कितना ज्यादा खर्च कर रही है और उस गैप को भरने के लिए कितना नया कर्ज ले रही है। इसके बाद है प्राइमरी डेफिसिट। सूत्र है राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान। ये क्या अलग बताता है? ये भी एक जरूरी आंकड़ा है। ये दिखाता है कि अगर हम इस साल के कुल राजकोषीय घाटे यानी कुल उधारी में से वो हिस्सा निकाल दें जो सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में जा रहा है, तो बाकी कितना घाटा बचता है? इससे ये पता चलता है कि सरकार ब्याज के बोझ को हटाकर अपने मौजूदा साल के खर्चों के लिए कितना नया उधार ले रही है। अगर प्राथमिक घाटा कम है या शून्य है, तो इसका मतलब है कि सरकार कम से कम नए खर्चों के लिए ज्यादा उधार नहीं ले रही, ज्यादातर उधार पुराने ब्याज चुकाने में जा रहा है। ओके। और एक और है प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या है? हाँ, इसका सूत्र है राजस्व घाटा विकासात्मक उद्देश्यों के लिए दिए गए अनुदान। हाँ, ये राजस्व घाटे का ही एक तरह से सुधरा हुआ रूप है। देखिए, सरकार राज्यों को कई तरह के अनुदान देती है जो सरकार के खाते में राजस्व व्यय में गिने जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर उन अनुदानों का इस्तेमाल राज्य सरकारें कोई संपत्ति बनाने में करती हैं, जैसे कोई स्कूल बना दिया या सड़क बना दी, तो वो खर्च असल में तो पूंजीगत प्रकृति का हो गया, भले ही वो अनुदान के रूप में दिया गया हो। अच्छा। तो प्रभावी राजस्व घाटा क्या करता है? ये ऐसे अनुदानों को जो संपत्ति बनाने में खर्च हुए, उनको राजस्व घाटे से घटा देता है। इससे राजस्व घाटे की थोड़ी ज्यादा सही तस्वीर मिलती है कि असल में उपभोग पर कितना खर्च हो रहा है। ये सारे घाटे समझना वाकई जरूरी है, तभी हम सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक से समझ सकते हैं। बिल्कुल। अब जरा जीएसटी पर वापस आते हैं। हम सब जानते हैं कि ये लागू हुआ, पर ये कब और कैसे आया था? जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। हाँ, तारीख याद है। और ये लाया गया था 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए। इसका मेन मकसद था कि देश भर में जो अलग अलग तरह के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय वगैरह, उन सबको खत्म करके एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बनाया जाए। एक राष्ट्र एक कर वाला आइडिया। हाँ, वही। और असम पहला राज्य था जिसने इस संविधान संशोधन की पुष्टि की थी। और इसके लिए एक जीएसटी परिषद भी बनाई गई है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक संवैधानिक संस्था है जिसे संविधान के अनुच्छेद 779A के तहत बनाया गया है। इसमें केंद्र सरकार और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं इसमें? इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं, 2 केंद्र से और 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जिनकी विधानसभा है। और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। और इसका काम क्या है? यही परिषद मिलकर तय करती है कि जीएसटी की दरें क्या होंगी, कौन सी चीजें जीएसटी के दायरे में आएंगी या बाहर रहेंगी, और जीएसटी से जुड़े सारे नियम कानून क्या होंगे। ये केंद्र राज्य सहयोग का एक बड़ा उदाहरण है। ठीक है। टैक्स से जुड़े कुछ और शब्द भी हैं जो अक्सर सुनने में आते हैं, जैसे सरचार्ज। ये क्या होता है? उस 1 लाख पर कुछ और प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स देना होगा। ये आमतौर पर जिनकी आय बहुत ज्यादा होती है उन पर लगाया जाता है। ओके। और सेस, ये सरचार्ज से अलग कैसे है? सेस भी टैक्स पर लगने वाला एक अतिरिक्त टैक्स ही है, लेकिन ये हमेशा किसी खास मकसद के लिए लगाया जाता है, जैसे शिक्षा सेस, स्वास्थ्य सेस या स्वच्छ भारत सेस। और इससे जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो उसी खास काम पर ही खर्च किया जाना चाहिए जिसके लिए वो लगाया गया है। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सेस से जमा हुआ पैसा केंद्र सरकार रखती है, उसे राज्यों के साथ बांटना अनिवार्य नहीं होता, जबकि सामान्य टैक्स कलेक्शन का हिस्सा राज्यों को देना पड़ता है। अच्छा, ये महत्वपूर्ण अंतर है। एक और था पिगोवियन टैक्स। ये कैसे टैक्स है? ये एक खास तरह का टैक्स है जो उन चीजों या गतिविधियों पर लगाया जाता है जिनसे समाज को कोई नुकसान होता है, जिसे अर्थशास्त्र में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जैसे 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 प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्बन टैक्स लगाना या सिगरेट और तंबाकू पर भारी टैक्स लगाना। इसका मकसद होता है कि इन नुकसानदायक चीजों का उत्पादन या उपभोग महंगा हो जाए और लोग उसे कम करें। बिल्कुल। आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून का जिक्र हमारे नोट्स में है,
FRBM अधिनियम 2003 यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इसका क्या रोल है? हाँ, FRBM एक्ट। ये कानून दरअसल सरकार पर एक तरह का वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी डालता है। इसका मुख्य लक्ष्य है कि सरकार अपने राजकोषीय घाटे और दूसरे घाटों को धीरे धीरे कम करे, सरकारी खर्चों में पारदर्शिता लाए और देश के अर्थव्यवस्था को एक स्थिर रास्ते पर रखे। मतलब ये सरकार के लिए कुछ वित्तीय नियम तय करता है। हाँ, एक तरह से ये सरकार के लिए वित्तीय सेहत के नियम तय करता है। ये कहता है कि आपको अपने घाटे एक सीमा के अंदर रखने होंगे। और इस कानून के तहत सरकार को हर साल बजट पेश करते समय संसद में 3 खास रिपोर्ट या स्टेटमेंट भी रखने होते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति विवरण, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। इसमें सरकार अगले 3 सालों के लिए अपने मुख्य घाटों जैसे राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, इनके लिए लक्ष्य बताती है कि वो इन्हें कितना रखना चाहती है। एक तरह का रोड मैप। हाँ। दूसरा है राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट्स। इसमें सरकार बताती है कि वो उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी, उसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, क्या कदम उठाएगी। ठीक है। और तीसरा है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। इसमें सरकार अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत का आकलन देती है और आने वाले साल के लिए अर्थव्यवस्था के मुख्य अनुमान जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा, महंगाई कितनी रहेगी वगैरह बताती है। तो ये तीनों रिपोर्ट मिलकर बजट को समझने और सरकार की आगे की वित्तीय योजनाओं का आकलन करने में काफी मदद करती होंगी। बिल्कुल। FRBM एक्ट और ये रिपोर्ट्स मिलकर सरकार को वित्तीय मामलों में ज्यादा जवाबदेह बनाती हैं और पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाती हैं। ये निवेशकों के लिए, रेटिंग एजेंसियों के लिए और हम सबके लिए भी सरकार के मंशा और दिशा समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बजट वाकई सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये सरकार की सोच, उसकी प्राथमिकताओं का आईना है। कहाँ खर्च करना है, व्यय, और पैसा कहाँ से जुटाना है, कर, ये फैसले ही देश की आर्थिक और सामाजिक दिशा तय करते हैं। निश्चित रूप से। और ये संतुलन साधना बहुत जरूरी है। राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च के बीच संतुलन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के मिश्रण में संतुलन और विभिन्न घाटों को एक सीमा में रखना, ये सब मिलकर ही अर्थव्यवस्था की सेहत और भविष्य की संभावनाओं की तस्वीर बनाते हैं। और GST और FRBM जैसे सुधार इसी मैनेजमेंट को और बेहतर और पारदर्शी बनाने की कोशिशें हैं। हाँ, और इन सब बारीकियों को अगर हम थोड़ा समझ लें तो हमें सरकार के फैसलों का मतलब और उनका हम पे क्या असर पड़ेगा, ये बेहतर ढंग से समझ आ सकता है। बिल्कुल। अब जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। हमने लैफर वक्र की बात की, जो ये कहता है कि टैक्स की दरों की शायद एक इष्टतम या सबसे सही सीमा होती है जिसके आगे राजस्व घट सकता है। तो क्या इसी तरह से ये भी सोचा जा सकता है कि विकास और सामाजिक कल्याण पर जो सरकारी खर्च होता है उसकी भी कोई इष्टतम मात्रा या संरचना हो सकती है? मतलब क्या खर्च की भी कोई लिमिट है जिसके आगे फायदे कम और नुकसान ज्यादा होने लगें? समस्याएं जैसे अकुशलता बढ़ जाए या कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा हो जाए, वो बढ़ने लगे? ये वाकई सोचने वाली बात है कि खर्च कितना हो और सबसे जरूरी कहाँ हो, उसका सबसे असरदार तरीका क्या है। इस सवाल पर विचार करने से शायद हमें सरकारी नीतियों को और गहराई से समझने में मदद मिले। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे चर्चा के लिए। काफी सरल तरीके से आपने समझाया। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भारतीय बजट और टैक्स सिस्टम की ये यात्रा ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगी होगी। धन्यवाद।